नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है 7 दिन से लापता माँ को ढूंढता हुआ बेटा अचानक अपने गांव जा पहुंचा और वहां उस वीरान घर में पलंग के नीचे से दिखा उसे एक हाथ। जब नीचे झांक कर देखा तो वह वहीं बेहोश हो गया। आखिर उसने ऐसा क्या देखा वहां पर? रजत को अपनी माँ की याद में जब किसी काम से अपने गांव वाले घर जाना पड़ा तो वहां बंद कमरे में आती हुई बदबू से उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन इतनी बदबू आई हुई देखी तो वह लड़का मुंह पर रुमाल रखकर उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचा और अंदर कमरे में उसने जो देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि कौन था वहाँ पर? आइए जानते हैं आगे की कहानी में। रजत, अब बस भी करो, कब तक ऐसे ही परेशान होकर घूमते रहोगे? अरे, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर माँ को आना होगा तो आ ही जाएंगी, और वैसे भी वह कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो खो जाएंगी। शिल्पा ने अपने पति रजत को समझाते हुए कहा। तो रजत बोला, हाँ शिल्पा, यह तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत टेंशन हो रही है। दोपहर से माँ का कुछ पता नहीं है। तुमने ध्यान नहीं दिया क्या कि वह कहाँ गई हैं? कुछ तो कहकर गई होंगी ना? तब रजत की पत्नी शिल्पा नाराज़ होती हुई बोली, वह मुझे भला क्यों बताने लगी? मैं कौन सा उनकी कुछ लगती हूँ जो वो मुझे कुछ बता कर जाएंगी? मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं तो दोपहर में कमरे में आराम कर रही थी, अपने कमरे में सो रही थी। अब मुझे क्या पता कि वह कहाँ चली गई? रजत ने अपने सभी जानकारों से फ़ोन पर बात की और उन्हें इस बारे में जानकारी दी और सबसे पूछा भी कि क्या माँ आपके पास आई हुई हैं? लेकिन सब लोगों ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उसकी माँ ममता जी किसी के भी पास नहीं गई थीं। अब तक इंतज़ार करते करते रात के 10 बज गए, लेकिन अभी तक ना तो उसकी माँ घर लौटी और ना ही उनकी कोई खबर मिली। और रजत ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया तो उसकी पत्नी शिल्पा रजत से कहने लगी, रजत, तुम भी ना एक ही चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हो। जब मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारी माँ कहीं किसी जानकार के यहाँ पर ही चली गई होंगी, अरे लौट आएंगी वापस, तुम भी ना बस एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो। अरे, अपने खाना पीना खाओ और चैन से सो। खामखा अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो और मेरा सर और खा रहे हो। चुपचाप सो जाओ, तुम्हारी माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ ही होंगी, और इतनी रात में भला वह कहाँ जाएंगी, तुम खुद ही सोचो। फिर शिल्पा थोड़े प्यार से रजत को समझाती हुई बोली, रजत, तुम खुद ही सोचो ना, इतनी रात में माँ भला कहाँ जाएंगी? और फिर कल सुबह तक तुम आराम से देख लेते हैं। अगर कल सुबह तक भी उनका कोई पता नहीं चला तो हम उन्हें ढूंढने को ज़रूर चलेंगे। तब तक तुम परेशान मत हो, ठीक है? जैसे तैसे रजत को समझा बुझाकर उसने रात रात रोक लिया, लेकिन अगली सुबह रजत उठते ही झटपट तैयार हो गया और फिर से उसके सर पर अपनी माँ को ढूंढने का भूत सवार हो गया और वह अपनी पत्नी को बिना बताए ही पुलिस स्टेशन चला गया। जब तक शिल्पा की आँख खुली तब तक उसका पति रजत घर पर नहीं था। शिल्पा ने सोचा कि बाजार से कुछ सामान लेने गया होगा और इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया और अपने घर के काम करने लगी। कुछ ही देर में वहाँ रजत आ गया। रजत अपने साथ पुलिस को भी लेकर आया था। पुलिस वाले घर में आए तो रजत की पत्नी घर का काम कर रही थी। शिल्पा कपड़े धोती हुई बाहर आई और पुलिस को देखकर थोड़ा चौंकती हुई अपने पति रजत से बोली, रजत, क्या है यह सब? हमारे घर पर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? जब वह पुलिस को देखकर चौंकी तो रजत ने कहा कि शिल्पा,
अब हम और लापरवाही नहीं कर सकते। कल दोपहर से माँ का कुछ पता नहीं है और तुम कह रही हो कि मैं पुलिस को लेकर क्यों आया हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं और क्या करता। जब माँ का कोई अता पता नहीं चल रहा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। यूँ हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। पुलिस आकर घर में सब लोगों से पूछने लगी और क्योंकि घर पर शिल्पा ही थी और उसका छोटा सा बेटा था, इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले अपने बयान में, अपनी गवाही में उन्हें शामिल किया। ममता जी जब से गायब हुई थीं, तब लास्ट बार उन्हें शिल्पा ने ही देखा था और इसीलिए पुलिस वालों ने शिल्पा से पूछताछ शुरू की। पुलिस वालों ने शिल्पा से पूछा कि आपने आखिरी बार अपनी सास को कब देखा था। तो शिल्पा ने कहा कि दोपहर में बच्चों को लेकर आई, तब तक तो माँ जी यहीं पर थीं। उसके बाद बच्चों को खाना खिलाकर मैं आराम करने लगी। जब बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया तो उसके बाद में मैं सो गई थी और 2-3 घंटे बाद मेरी आँख खुली तो मैंने उन्हें आवाज़ भी लगाई, लेकिन वह यहाँ थी नहीं। शायद मुझे लगा कि वह यहीं कहीं होंगी या फिर पड़ोस में किसी के यहाँ चली गई होंगी। फिर पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आपको कुछ अंदाज़ा है कि आपकी सास किस पड़ोसी के यहाँ गई होंगी। तो उसने साफ मना करते हुए कहा, नहीं सर, मुझे यह तो नहीं पता कि वह किसके यहाँ गई होंगी, लेकिन माँ जी अक्सर कभी कभार कहीं घूमने के लिए चली जाया करती थीं, तो मैं भी इसीलिए निश्चिंत थी। और तभी इतना सब पूछकर पुलिस वाले वहाँ से जाने लगे कि तभी शिल्पा ने अपने पति रजत को आवाज़ लगाई और लगभग चिल्लाते हुए उसने रजत को पुकारा। रजत दौड़ते हुए अंदर आया और साथ ही पुलिस वाले भी अंदर आ गए। अंदर आते ही रजत ने कहा, क्या हुआ शिल्पा, इतनी तेज़ क्यों चिल्ला रही हो। तब शिल्पा ने अपने हाथ में लगा हुआ एक लेटर रजत को पकड़ा दिया। रजत ने जैसे ही वह लेटर देखा तो पुलिस वालों को आवाज़ देकर अपनी माँ के कमरे में बुलाया और वह लेटर उन्हें दे दिया। उस लेटर में लिखा था कि मेरे बेटे और बहू ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है और इसीलिए मैं अपनी मर्ज़ी से ही घर छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं वापस यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊँगी। अब यह बात रजत को बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने तो कभी भी अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की और उसकी माँ तो उससे बहुत प्यार करती थी। फिर वह भला ऐसा क्यों लिखने लगी। रजत ने पुलिस वालों के सामने भी यह बात कही, लेकिन पुलिस वालों ने उस लेटर के आधार पर आगे कोई भी कार्यवाही ना कर पाने का कहा। लेकिन फिर भी रजत ने बहुत इंसिस्ट किया कि सर, मुझे लगता है कि वह किसी मुसीबत में है और यह लेटर उन्होंने नहीं लिखा है। मेरी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती हैं, वह भला ऐसा क्यों लिखेंगी। तब रजत के इंसिस्ट करने पर पुलिस वालों ने आगे की कार्यवाही करने के लिए कहा और वहाँ से वे चले गए। इधर रजत को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब आज उसने पुलिस वालों को फ़ोन किया तो उसके बाद भी अपने रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन उसके बाद भी जब उसकी माँ का पता ना चला तो उसने अपनी बहन रीता को सारी बात बता दी और रीता उसी दिन अपने भाई के घर आ पहुँची। वह अपने भाई से कहने लगी कि भाई, माँ कहाँ हैं, अपनी बीवी से पूछो। सबसे ज़्यादा झगड़ा तो यही करती थी ना उनसे, उनके यहाँ रहने से इसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हमेशा ही उनसे कहती रहती थी कि पता नहीं यहाँ आकर क्यों रहती हैं। हमेशा ही यह उन्हें ताने सुनाया करती थी। अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछते कि माँ कहाँ है। तब वह शिल्पा की ओर देखने लगा। तब शिल्पा ने कहा कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। छोटे मोटे झगड़े तो हर परिवार में होते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं इतनी नीचे गिर जाऊंगी कि अपनी माँ के समान सास को कुछ कर दूंगी। तुम मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हो।
बल्कि मैं तो अपने माँ बाप की तरह उन्हें भी बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी सास को मानती हूँ जैसे अपने माँ बाप को। लेकिन तुम और तुम्हारी बहन, एक बार आकर तुम्हारे जो कान भर देगी, तुम वही बात मानोगे। तुम्हें वही ठीक लगेगा जो यह कहेंगी। तुम्हें मेरी बात पर भला विश्वास क्यों होने लगा? और तुम ही बताओ ना कि मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा क्यों करूँगी। रजत भी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया। अब घर में यह बात घूमती रही और पुलिस वालों को इस बात की किसी ने खबर नहीं दी कि शिल्पा का उसकी सास से झगड़ा चल रहा था। और किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था, यह बात भी साफ साफ पता नहीं चल पाई। अब वे लोग खुद ही अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करते रहे, पर जब उन्हें ढूंढते ढूंढते कई दिन हो गए और पुलिस के हाथ भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, तो रजत ने जाकर पुलिस स्टेशन में पता किया। वह रोज जाकर पुलिस स्टेशन बैठ जाया करता था। जब 5वें दिन रजत पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ गया तो पुलिस वालों ने उससे तेज आवाज में कहा कि भाई, अगर तुम्हारी माँ कहीं किडनैप हुई होती तो हम उन्हें ढूंढते भी। तुम्हारी माँ ने घर में एक लेटर छोड़ा है जिसके अनुसार वह खुद ही घर छोड़कर चली गई हैं। अगर इतनी ही चिंता थी अपनी माँ की तो पहले उन्हें इतना परेशान ही क्यों किया कि वह घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गई। पुलिस वालों की यह बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने तो हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखा और कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी माँ को दुख पहुँचे। पुलिस वालों ने आज उसे वहाँ से धमका कर भेज दिया कि जब खबर मिलेगी तो हम खुद बता देंगे। रोज़ रोज़ यहाँ पुलिस स्टेशन में आने से कुछ नहीं होगा। अब रजत क्या करता, कुछ समझ नहीं पा रहा था। मन में तो आया कि पुलिस वालों को अच्छे से सबक सिखा दे, लेकिन वह पुलिस वालों को ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया और वहाँ से चला गया। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन अभी तक रजत की माँ का कोई अता पता नहीं चला। अब रीता भी अपने घर वापस जा चुकी थी। उसका भी अपना परिवार था जो उसे संभालना था। इधर रजत को अपनी बीवी पर शक था, क्योंकि वह शुरू से ही सारी बातों को सोच सोच कर देख रहा था। और अजीब बात उसे यह लगी कि वह जब अपनी माँ के चक्कर में लगा हुआ था और इधर उधर घूम रहा था, तब भी उसकी बीवी उसे यही कह रही थी कि रजत, जो होना था सो हो गया। अब माँ के चक्कर में आप कई दिन से ना तो ऑफिस जा रहे हैं और ना ही आप कोई और काम कर रहे हैं। अगर ऐसे घर बैठे तो काम नहीं चलेगा, और ना ही मुन्ना की हम डेली डेली छुट्टियां करवा सकते हैं। 4-5 दिन हो गए इसकी डेली छुट्टियां हो रही हैं। उसे बिना स्कूल गए अब कई दिन हो गए। उसकी यह बात तो रजत को ठीक लगी, लेकिन वह तो पहले दिन से ही लापरवाही कर रही थी। ऑफिस तो जाना शुरू कर दिया अब रजत ने, साथ ही अपने बाकी के रोज़मर्रा के काम भी वह देखता रहा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह बात चल रही थी कि पहले दिन से लेकर अब तक, जब से माँ खोई हैं, तब से ना ही तो शिल्पा ने उन्हें कुछ याद किया है और ना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की। यहाँ तक कि मैं माँ को ढूंढ रहा हूँ तब भी उसे आपत्ति है। शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ों को एक के बाद एक वह सोचता रहा, तो उसे शिल्पा पर कुछ शक हुआ और इस बार पुलिस स्टेशन में जाकर उसने पुलिस ऑफिसर से बात की और कहा कि सर, मुझे अपनी बीवी पर शक है। मुझे लगता है कि उसने मेरी माँ के साथ कुछ किया है। यह बात सुनकर पुलिस वालों को थोड़ा अजीब लगा। फिर वह बोले कि तुम अपनी पत्नी पर शक तो जता रहे हो, लेकिन किस बिनाह पर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसी ने यह सब किया है? तब रजत ने कहा कि सर, मुझे सारी बात तो नहीं पता, लेकिन माँ के गायब होने से 2 दिन पहले जब मैं ऑफिस से आया था, तब मेरी बीवी और मेरी माँ में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी और मेरी माँ कह रही थी कि अगर मैंने फिर से तुझे यह सब करते देखा
तो मैं सब कुछ अपने बेटे को बता दूंगी और फिर तू इस घर में रहने के लायक भी नहीं रहेगी। तब तुझे पता चलेगा जब तू सड़कों पर भटकती फिरेगी। और इसके बदले में मेरी बीवी ने भी मेरी माँ को उल्टा जवाब दिया। फिर मुझे देखकर दोनों ही चुप हो गए। मैंने माँ से कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। कहा कि बेटा अभी तू सब्र कर, अगर मुझे लगा कि तुझे यह बात बतानी चाहिए तो मैं खुद ही किसी दिन तुझे सब कुछ बता दूंगी। उससे पहले तू मुझसे जिद मत करना कुछ भी जानने की, और ना ही कुछ भी पूछने की, और अपनी गृहस्थी पर तू ध्यान दे। लेकिन माँ के गायब होने के बाद मैं किसी भी तरह बस माँ को ढूंढना चाहता था, और उन सब के चक्कर में यह बात मेरे दिमाग से ही निकल गई और मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर पाया। लेकिन आज जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं यह सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इन दोनों के झगड़े के बाद अचानक से माँ का ही यूं गायब हो जाना कुछ तो अजीब ज़रूर है सर। आप प्लीज़ इन सब के बारे में पता कराएं, वरना मजबूरन मुझे किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ के डीएसपी मेरे अच्छे खासे जानकार हैं और मुझे उम्मीद है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके सीनियर ऑफिसर से आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाए या फिर आपको काम ढंग से ना करने की वजह से कुछ सुनाया जाए। उम्मीद है सर कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतना कहते ही इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है, आपको डीएसपी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हम तो अपना काम अच्छे से कर ही रहे थे। आपने हमें यह सब बातें पहले क्यों नहीं बताईं? यह सब बातें तो बहुत अहम हैं। ऐसे में आपने यही बातें हमसे छिपाई हैं। अब आप आराम से अपने घर जाइए। आपकी माँ के दोषी को हम ढूंढ लेंगे। अगर सचमुच वे किडनैप की गई हैं तो हम उन्हें आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। अब वह अगले दिन किसी काम से शहर से बाहर जा रहा था कि शहर से बाहर जाते हुए उसके गांव के सामने उसे एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखाई दी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका गांव कहाँ से आ गया। तो बता दें कि रजत एक गांव से बिलोंग करता था और बाद में उसका परिवार शहर में आकर बस गया। पिताजी की मौत के बाद माँ भी बेटे के पास ही शहर में ही चली गईं। तब से उनके गांव में कोई नहीं रहता और वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसे रोता हुआ देखकर रजत ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा। तब वह लड़की कुछ नहीं बोली और गांव की ओर उसने इशारा किया। रजत को लगा कि शायद यह लड़की इसी गांव की है, तो वह उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अंदर अपने गांव में चला गया। उसने गांव की शुरुआत में ही उस लड़की को कह दिया कि बेटा, जब तुम्हारा घर आ जाए तो बता देना। उस लड़की ने रजत को अपना घर आने पर बता दिया और रजत ने उस लड़की को वहीं उतार दिया और वहीं से वह वापस गाड़ी मोड़ने लगा। तभी उसे लगा कि क्यों ना एक बार जाकर अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर ले, जाकर अपने उस घर को भी देख आए जहाँ उसने अपना इतना जीवन बिताया है। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुँचा तो उसके पड़ोस की चाची काकियों से उसने प्रणाम किया। तब उन्होंने उसे बताया कि अभी एक हफ्ते पहले ही तो तुम्हारी पत्नी यहाँ आई थी। वह कह रही थी कि सासू माँ ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा था, बस वहीं लेने के लिए आई थी। जब रजत को यह पता चला तो उसे बहुत अजीब लगा और उसने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अपने घर की बेइज्जती वह नहीं करना चाहता था। अब उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और वह अंदर घुस गया। अंदर जाकर बरामदे में देखा कि वहाँ ऐसे ही कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, क्योंकि उनका यह घर काफ़ी समय से बंद था। गांव के उस घर में कई कमरे थे। लगभग 5 से 7 कमरों का वह घर काफ़ी समय से बंद था। अब उसने फिर से एक दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया।
अंदर घुसने के बाद उसने इधर उधर नज़र मारी और अपनी बचपन को याद करने लगा कि कैसे वह और उसकी बहन पूरे घर में शैतानियाँ करते हुए घूमते थे और उनके पीछे पीछे उनकी माँ उन्हें पकड़ने को दौड़ती थी। यह सब चीज़ें याद करके वह थोड़ा इमोशनल हो गया और अपनी माँ के कमरे में जाने लगा कि तभी उस रास्ते पर उसे महसूस हुआ कि वहाँ से बहुत बदबू सी आ रही है। जैसे जैसे वह अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वह बदबू और गहरी होती चली गई। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जानवर मरा पड़ा होगा, बंद घर में बिल्ली, कुत्ता या कोई और जानवर फंस गया होगा, तो उसी की वजह से यह बदबू आ रही है। लेकिन पास जाने पर वह बदबू इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उसे संदेह होने लगा। अब वह यह तो समझ गया था कि यह बदबू कोई मामूली बदबू नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अपनी नाक पर रुमाल रख कर वह घर की ओर बढ़ता चला गया और जैसे ही वह अपनी माँ के कमरे में पहुँचा, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू थी कि वह बदबू उसकी बर्दाश्त की हद के बाहर थी। लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने दोनों रुमाल अपने मुंह पर रखे और कमरे में वह इधर उधर देखने लगा कि शायद उसे कुछ दिख जाए, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सब कुछ सामान्य था। बस वहाँ पर एक गुलदस्ता पड़ा हुआ था जो कि टूटा हुआ था और उस टूटे हुए गुलदस्ते के पास में ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ साफ किया गया हो। बाकी सब जगह धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, बस उस एक जगह पर थोड़ी सी ज़मीन साफ थी। जैसे ही वह वहाँ बैठकर उस ज़मीन को देखने लगा कि उसकी नज़र बेड के नीचे पड़ी, जहाँ पर बहुत सारे कीड़े थे, बहुत सारी मक्खियाँ थीं और वहीं से बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। बेड के नीचे से बाहर निकलते हुए हाथ को देखा तो उसके मुंह से बहुत तेज़ चीख निकली। उसकी चीख सुनकर उसके पड़ोस के कुछ लोग घर के अंदर आने लगे और दौड़ते हुए वह घर के बाहर भागता हुआ चिल्लाता जा रहा था कि अचानक से अपने आगे उसने इतना भयानक दृश्य देखा कि वह दृश्य देखकर रजत घबरा गया था। उसके पड़ोसियों ने जब उसे इतना घबराया हुआ देखा और घर के अंदर आने पर उन्हें बदबू आती हुई महसूस हुई, तो वह बोले कि अच्छा, तो यह बदबू तुम्हारे घर में से आ रही है। कई दिन से हम सोच रहे थे कि यह बदबू पता नहीं कहाँ से आ रही है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? तब उन्होंने रजत को अपने घर ले जाकर बिठाया और उसे थोड़ा सा पानी पिलाया। रजत ने खुद को संभालते हुए तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया और अपने गांव आने के लिए उन्हें कह दिया और साथ ही उन्हें सारी बात बता दी कि वह अपने साथ डॉक्टर की एक टीम को भी लेकर आएं। जब वे लोग वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे सब लोग समझ गए कि यहाँ पर किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और उन्होंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से भी डॉक्टर्स को बुला लिया। वहाँ से सभी सबूत इकट्ठे किए गए। टूटे हुए उस कांच के वॉश पर खून के निशान लगे हुए थे। वहाँ पर जो भी फिंगरप्रिंट्स मिले, जो भी खून के निशान मिले, वह सब देखे गए और यह सब देखने के बाद पुलिस ने वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ की। तब रजत के काका काकियों ने बताया कि जब उनकी बहू पिछली बार गांव आई थी तो वह अपने साथ अपने किसी चचेरे भाई को भी लाई थी। वे लोग आए कब थे यह तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन सुबह सुबह बहू और उसका चचेरा भाई जब यहाँ से जा रहे थे तब वे लोग उन्हें दिखे थे। उन्होंने उसे बैठने को कहा, लेकिन वह बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, इसीलिए चली गई। उसने कहा कि सासू माँ ने अपना कुछ सामान मंगाया था, उनके कुछ जेवर यहाँ रह गए थे, बस वहीं लेने के लिए आई थी।
और इतना कहकर उनकी बहू वहाँ से चली गई। उन लोगों ने भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। यह सब सुनने के बाद रजत और पुलिस दोनों ही समझ चुके थे कि यह सब किसने किया है और क्यों किया है। अब देर थी तो बस सबूतों को इकट्ठा करने की और दोषी को सज़ा दिलाने की। लेकिन इस हालत में लाश को पहचान पाना बहुत मुश्किल था। रजत तो रो रो के पागल हुआ जा रहा था। वह मानना ही नहीं चाहता था कि यह उसकी माँ है। वह इंस्पेक्टर से कह रहा था कि इंस्पेक्टर, हो सकता है कि यह कोई और हो, यह मेरी माँ हो ही नहीं सकती। तो इंस्पेक्टर ने लाश पर मिले कपड़े और कुछ अन्य चीज़ उसे दिखाई, क्योंकि लाश की हालत तो ऐसी हो गई थी कि रजत उसे देख भी नहीं पा रहा था और उसे देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। लेकिन उन सामानों को देखते ही रजत पहचान गया और वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि सर, यह सब तो मेरी माँ का सामान है। और वह सामान देखकर रजत की हालत बहुत बेकार थी। जनरली लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन रजत अपनी माँ के बहुत करीब था और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पुलिस ने तभी रजत को समझाया कि आपको खुद को संभालना होगा। हमारे पास और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन अभी आपकी हालत देखकर ऐसा लगता नहीं कि आपको कुछ बताया जा सकता है। हिम्मत कीजिए और खुद को संभालिए। अभी आपको आपकी माँ के खूनी को सज़ा भी दिलवानी है। तुरंत ही रजत पुलिस के साथ अपने घर पहुंचा। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, शिल्पा ने आकर दरवाज़ा खोला। पुलिस को अपने सामने देखकर शिल्पा घबरा गई और कुछ समझ नहीं पाई कि वह क्या करे। उसने विंडो से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। जब उसने भागने की कोशिश की तो इससे यह साफ साबित हो गया कि इसने कुछ तो ऐसा किया है जिसके कारण यह डरकर भाग रही है। अब पुलिस वालों ने उसे हिरासत में ले लिया और उसके बयान दर्ज कर लिए। पहली बार में तो शिल्पा कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जब पुलिस स्टेशन में स्थित लेडी कांस्टेबल ने उस पर अपने हाथ साफ किए तो 2 डंडों में ही वह अपना सच कबूल करने लगी। तब शिल्पा ने पुलिस वालों को बताया कि जब उसकी सास यहाँ उनके पास रहने को आई थी, तब उनके आने से शिल्पा की आज़ादी बंद हो गई थी। वह अपनी मर्जी से कहीं बाहर आ जा नहीं सकती थी। दरअसल पिछले 8 महीने से शिल्पा का करण नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और इसीलिए अपनी सास के आने पर वह उस करण से मिल नहीं पाती थी। जब 6 महीने पहले उसकी सास उसके पास आई थी, तब से वह करण से काफ़ी दूर दूर रहने लगी थी। तब करण ने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने अपनी सास का नाम ले दिया। करण ने उससे मिलने के लिए ज़िद की तो वह उससे मिलने चली गई और इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। जब एक बार ऐसा हुआ तो वे लोग अक्सर ही मिलने लगे। रजत तो सुबह ही अपने ऑफिस चला जाता था। उसके बाद अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद वह पूरी तरह से आज़ाद रहती थी। इसी बीच वह अपने बॉयफ्रेंड करण से मिलती रहती। सास के आने के बाद भी वह बहाने बनाकर निकल जाया करती। एक दिन उसकी सास ममता जी ने उसे वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया और उस दिन उन्होंने अपनी बहू को बहुत डांट लगाई और उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसीलिए उन्होंने अपनी बहू को धमकी दे डाली कि अगर आज के बाद उसने अपने आप को नहीं सुधारा तो यह सब बातें वह अपने बेटे को बता देंगी। तब करण और शिल्पा ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे कि वह अपनी सास को अपने रास्ते से हटा सकें। और इसके लिए जब रजत अपने ऑफिस चला गया था और शिल्पा का छोटा बच्चा अपने स्कूल चला गया था, तो उसकी सास अपने कमरे में आराम कर रही थी। इस बीच करण को शिल्पा ने अपने घर बुला लिया और अपनी सोई हुई सास का गला दबाकर
उन दोनों ने उन्हें मार दिया। सास की मौत के बाद शिल्पा को उनकी डेड बॉडी ठिकाने लगानी थी और अब उसके बेटे के स्कूल से आने का समय हो रहा था। तो इसीलिए उसने और करण ने मिलकर कुछ समय के लिए अपनी सास की बॉडी को घर के आसपास की ही किसी जगह पर ही छिपा दिया। रजत तो अपनी माँ को ढूंढता हुआ पागल हुआ जा रहा था और वह रात के समय भी अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल गया, जबकि शिल्पा ने कहा था कि घर पर आराम करो। जैसे ही इधर रजत अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकला, वैसे ही उधर करण आ गया और करण की गाड़ी में अपनी सास की उसने बॉडी रखवा दी। उसके बाद वे दोनों वहाँ से निकलने का मौका ढूंढने लगे। रात को 1 बजे के आसपास रजत की आंख लगी और इस समय लगभग सभी लोग सोए होते हैं। तो शिल्पा चुपके से उठकर बाहर गई, जहाँ गाड़ी में बैठा हुआ करण उसका इंतज़ार कर रहा था। वे दोनों रात को 1 बजे ही पास ही के गांव में, रजत के गांव में पहुंच गए। वहां की सारी जानकारी शिल्पा को भी थी। तो शिल्पा ने जाकर चुपचाप दरवाज़ा खोला और अपनी सास की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया और चुपचाप वे वहां से निकल रहे थे। उन्होंने अपनी सास को मार तो दिया था, लेकिन जब वे उन्हें वहां छोड़कर आ रही थी, तब शिल्पा और करण, उन दोनों को ऐसा लगा कि शायद ममता जी अभी भी जिंदा हैं और इसीलिए वहां पर पड़े हुए उस गुलदस्ते को उन्होंने ममता जी के सिर पर दे मारा, जिससे वहां आसपास खून हो गया। तो उन दोनों ने वहां की साफ सफाई की और खून को भी साफ करके, अपने हाथ साफ करके वे दोनों जब निकले तब तक 4 बज चुके थे और गांव में 4 बजे बहुत से लोग जाग जाते हैं। तभी उसके काका और काकी ने उन्हें देख लिया था। जब शिल्पा को उसके काका ने देख लिया तो शिल्पा ने बहाना बनाया था कि यह मेरा चचेरा भाई है और मैं यहाँ कुछ सामान लेने आई थी। फटाफट शिल्पा वहाँ से निकल गई और अपने पति के जागने से पहले ही अपने घर पर जाकर सो गई और इस बारे में उसने किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलने दिया। अब पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे, क्योंकि पुलिस ने रजत के कहने पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया था और तभी उन्होंने रजत की वाइफ शिल्पा की कॉल डिटेल्स निकलवाई थीं, साथ ही उसकी लोकेशन भी ट्रेस करवाई थी। शिल्पा सबसे ज़्यादा बात किया करती थी करण से, तो करण की डिटेल्स पता करने पर वे लोग जब करण के पास पहुँचे और उन लोगों ने करण को भी उठा लिया, फिर करण ने अपने मुंह से सारा सच कबूल कर लिया था। इतने सबूत उन दोनों के लिए सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी थे और रजत ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए अपनी पत्नी को कई थप्पड़ मारे, यहाँ तक कि वह तो वहीं पर उसका गला दबाने लगा। पर पुलिस वालों ने उसे छुड़ा दिया और कहा कि रजत, कानून इसे सज़ा देगा। तुम इसके खून से अपने हाथ गंदे क्यों करना चाहते हो? तुम निश्चिंत रहो, हम इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा ना कर सके, और अगर कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। रजत का रो रो कर बुरा हाल था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। एक और उसे जन्म देने वाली, उसे इतना प्यार करने वाली उसकी माँ यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी और उधर उसे उसकी पत्नी ने इतना बड़ा धोखा दिया। उसकी पत्नी की महत्वाकांक्षाओं के कारण उसका छोटा सा बेटा आज अपनी माँ से अलग हो गया और वह अपना जीवन अपनी माँ के बिना ही बिताएगा। और इधर करण का परिवार उजड़ गया। वह किस किस चीज़ के लिए रोता, चाहकर भी खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। इधर रजत ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया और अपनी माँ के कत्ल का केस भी उस पर डाल दिया। शिल्पा को उसके किए की सज़ा मिली और शिल्पा और करण दोनों को ही अपनी सास के खून के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हुई। इधर रजत ने अपनी पत्नी शिल्पा को डाइवोर्स दे दिया। कुछ दिन तो रजत की बहन रीता ने उसके बेटे को अपने ही पास रखा,
लेकिन कुछ दिन बाद रीता ने ही एक अच्छी लड़की देखकर रजत की दोबारा से शादी करवा दी ताकि उस मासूम को माँ का प्यार मिल सके और रजत भी अपने परिवार में सुखी सुखी रह सके। रजत की दूसरी पत्नी बहुत अच्छी थी और वह कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसे उसके पहले पति ने छोड़ दिया था। तो वह रजत के बेटे को अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करती थी और साथ ही रजत भी उसका बहुत ख्याल रखता था। वह रजत के भरोसे पर बिल्कुल खरी उतरी और उसने उसके परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। अब रजत भी अपने परिवार में खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी की करतूत कभी नहीं भूल सकता और इसीलिए वह हमेशा ही अवेयर रहता है। कई बार इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। शिल्पा ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने बसे बसाए घर को उजाड़ लिया। उसने न सिर्फ अपने पति को धोखा दिया बल्कि अपने मासूम बच्चे को भी अनाथ बना दिया। अपनी निर्दोष सास को मौत के घाट उतार दिया। अच्छे खासे परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा दिया केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते। इंसान अक्सर ही महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी रास्ते से गुजरने को तैयार रहना पूरी तरह से गलत है। आपको हमेशा ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, ना कि किसी गलत रास्ते पर। सही और गलत के बीच फ़र्क करके आप अच्छे या बुरे इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। साथ ही मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।